हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेंडर एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके जो डेफिनेशन। लास्ट के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था LGBTQIA+ के बारे में, जिनमें एक्चुअली ट्रांसजेंडर एक अलग जेंडर भी आता है, जिनके बारे में हम लोग डिटेल इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जहाँ पे एंड किया था वो था लास्ट टॉपिक, वो था कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस आए। ठीक है, तो उसके बाद फिर अभी ट्रांसजेंडर को वैसे रिकॉग्निशन मिल चुका है एज ए थर्ड जेंडर। नालसा केस बड़ी फेमस केस थी जिसके अकॉर्डिंग थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट अभी जो लॉज इनेक्ट करे गए हैं बाय लेजिस्लेशन ट्रांसजेंडर के बारे में, जैसे कि 2019 का, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर में एग्जैक्टली हम लोग ट्रांसजेंडर, ये जो थर्ड जेंडर है, इनके बारे में डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विथ ट्रांसजेंडर। तो सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस है कि हु आर ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन का एक विंग है, स्पेशलाइज विंग है, जिन्होंने डेफिनेशन दी है कि हु आर ट्रांसजेंडर्स। तो क्या कहता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दैट इज WHO का डेफिनेशन। तो ट्रांसजेंडर इज umbrella term, correct, refers to the person whose gender identity and expression do not match with the gender assigned at birth. It means what, कि जो पर्सन, जो हमारे बाइनरी जेंडर है, दैट इज मेल एंड फीमेल, करेक्ट, तो जिनका जन्म एज ए मेल हुआ है या फिर फीमेल हुआ है, तो उसका जो बायोलॉजिकल या फिर बाय बर्थ जो जेंडर है, उसके अपोजिट या फिर वो जो जेंडर है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता या फिर मैच नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू टुडेस देयर आइडेंटिटी। इट मींस व्हाट, कि अभी जो जेंडर आइडेंटिटी उस पर्सन की है फिलहाल, या फिर जो एक्सप्रेस करता है वो पर्सन एज ए हिज और हर जेंडर, सो वो मैच नहीं कर रही, किसके साथ मैच नहीं कर रहे, तो जेंडर असाइन एट अ बर्थ। इट मींस कि एनीवन कैन टेक अ बर्थ इन अ पर्टिकुलरली दैट बाइनरी जेंडर। तो लेट से हम लोग समझते हैं कि अगर किसी का जन्म एज ए फीमेल हुआ है, करेक्ट, एज ए ही हर जेंडर, तो वो खुद को शायद फीमेल नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है, वो खुद को रिकॉग्नाइज कर रही होगी शायद मेल, या फिर किसी पर्सन का जन्म हुआ है एज ए मेल जेंडर, बट वो खुद को असाइन कर रहा है या फिर रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर एक्सप्रेस कर रहा है एज ए फीमेल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी का रिसेंट का जो जेंडर आइडेंटिटी या फिर एक्सप्रेशन है, ये मैच नहीं हो रहा है इसके साथ जेंडर असाइन एट बर्थ। तो इसमें दो चीजें समझनी है। एक चीज क्या, कि बर्थ के टाइम पे आपका जो जेंडर होता है, उसके साथ अभी का जो जेंडर आइडेंटिटी या फिर जो एक्सप्रेशन है उस पर्सन का, वो मैच नहीं होता। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड WHO की डेफिनेशन है। तो यही याद रखना है आपको। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कहा था कि बर्थ के टाइम पे आपका जो सेक्स या फिर जिसे हम लोग जेंडर कहते हैं, बायोलॉजी के तो वैसे दो ही सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल। तो ये जो कुछ है, ये तो बायोलॉजिकल है, वो परमानेंट है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। बट ये अगर जो बाय बर्थ आपके जो जेंडर होते हैं, जो असाइन होते हैं, इनमें आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो या फिर खुद को ज़्यादा सही नहीं मानते हो उस पर्टिकुलर बॉडीज में, क्योंकि ऑब्वियस है कि मेल और फीमेल का अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बट वो अगर उसको खुद को उस पर्टिकुलर बॉडी में सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उसमें वो नहीं रखना चाहता थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन, तो वो क्या करेगा, खुद की आइडेंटिटी शायद वो अपोजिट जो कुछ सेक्स है या फिर कुछ अलग जेंडर जो है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे LGBTQIA+, उसमें किसी एक में रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो ये होता है ट्रांसजेंडर। एग्जाम्पल क्या है, द पर्सन बॉर्न एज ए मेल बट आइडेंटिफाइंग एज ए फीमेल। तो कोई मेल अगर जन्म ले रहा है, तो बट वो खुद को आइडेंटिफाई क्या कर रहा है, फीमेल कर रहा है, करेक्ट। और वाइस वर्सा, अगर कोई लड़की जन्म ले रही है जिसका जो कुछ जेंडर है बाय बर्थ वो फीमेल है, बट वो खुद को रिकॉग्नाइज कर रही है मेल, तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसजेंडर कहेंगे, करेक्ट। नाउ दैट ट्रांसजेंडर कवर्स वाइड स्पेक्ट्रम, दैट इज ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड एंड इंटरसेक्स। तो अभी यहाँ पे 5 ऐसे टर्म आपको दिख रही है, जिन इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन में दिया गया था कि ट्रांसजेंडर इज ए अम्ब्रेला टर्म। तो इट मीन्स कि अम्ब्रेला के नीचे कौन कौन आ रहे हैं, उस अम्ब्रेला के नीचे, उस ट्रांसजेंडर के डेफिनेशन के नीचे आ रहे ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड एंड इंटरसेक्स। तो सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये कौन होते हैं, अदरवाइज आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले देखो ट्रांसमेन कौन होते हैं। ट्रांसमेन मतलब क्या, कि ये जो होते हैं ये बाय बर्थ
ये एज ए फीमेल जेंडर जन्म लेते हैं, बट खुद को रिकॉग्नाइज क्या करते हैं, खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए मेल, ठीक है, या फिर मेन, करेक्ट। सो इसीलिए इनका नाम क्या होता है, ट्रांसमेन, ठीक है, याद रहेगा आपको। फिर बाय बर्थ वो कौन है, फीमेल है, करेक्ट, या और अभी खुद को क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मेन करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन ट्रांसमेन। तो उसी तरीके से ट्रांस वुमन भी है, ट्रांस वुमन बाय बर्थ क्या रहेगा, मेल रहेगा, करेक्ट। सो ट्रांस वुमेन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो बाय बर्थ वो मेल रहेगा, जो हम लोग बायोलॉजिकल सेक्स भी कहते हैं, और उसके अलावा अगर वो खुद को रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए वुमेन, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांस वुमेन। तो ये आपको समझना है। तो बेसिकली ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन, इनमें शायद, मैं अभी पहले ही बता देता हूँ कि इनमें नॉट नेसेसरी कि कुछ बॉडीली चेंजेस हुए हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मेन है तो वो थ्रू आउट द लाइफ एज ए पूरा बॉडीली स्ट्रक्चर उसका मेन ही रहेगा, बट वो जो खुद की वे खुद होके जो एक प्रकार से प्रेजेंट करेगा खुद को, जैसे कि वो खुद कुछ ऐसे अटायर पहन रहा है जो शायद आज की सोसाइटी में वो लड़कियां पहनती है या फिर वुमन वेयर करती है, जैसे साड़ीज वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें, करेक्ट। तो अगर वो पर्सन है जिसकी बॉडी जो बाय नेचर ने दी हुई है वो मेन की है, बट वो खुद खुद को रिकॉग्नाइज कर रहा है एज ए वुमेन और अगर, तो उसको हम लोग ट्रांस वुमेन कह रहे हैं, करेक्ट। तो ये उसका बॉडीली कुछ चेंज होना ज़रूरी नहीं है, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उसने बॉडीली चेंजेस करे हुए, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि शायद हो सकता है कि वो कुछ हार्मोन्स या फिर सर्जरी वगैरह से उसके जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो भी चेंज करे, करेक्ट। तो ये बात आपको समझनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसमेन एंड ट्रांसवुमेन, कि नॉट नेसेसरी कि उसकी बॉडीली चेंजेस उसने करे हो बाय सम मेडिकल इंटरवेंशन, करेक्ट। उसके अलावा है नेक्स्ट इज नॉन बाइनरी। अब ये नॉन बाइनरी जो होते हैं ना, ये कौन होते हैं, ये होते हैं कि जो खुद को ना ही मेल ना ही फीमेल आइडेंटिफाई करना पसंद कर रहे हैं, करेक्ट। उनको कोई भी जो एक पर्टिकुलर हमारे दो जो बाइनरी सेक्स होते हैं या फिर जेंडर होते हैं बाय बर्थ, दैट इज मेल एंड फीमेल, इनमें किसी में भी उनको रिकॉग्नाइज करना पसंद नहीं होता या फिर रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहते, तो इनको हम लोग नॉन बाइनरी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है जेंडर फ्लूइड। अब ये जेंडर फ्लूइड कौन होते हैं, यहाँ पे एज ए वर्ड सजेस्ट फ्लूइड। अभी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है एकदम से कहीं पे भी फ्लो हो जाने वाला, करेक्ट। तो फ्लूइड, तो जेंडर फ्लूइड क्या है कि वो टाइम टू टाइम खुद को किसी भी जेंडर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल में, करेक्ट। तो मतलब उनका कुछ एक फिक्स ऐसा एक मानना नहीं होता कि हम लोग मेल ही है या फिर फीमेल ही है, वो खुद को शायद टाइमली मेल भी रिकॉग्नाइज करेंगे या फिर खुद को फीमेल भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जेंडर फ्लूइड। तो आपको बेसिकली नॉन बाइनरी और जेंडर फ्लूइड दोनों सेम लगेंगे, बट एक डिफरेंस है कि नॉन बाइनरी खुद को किसी भी जेंडर में रिकॉग्नाइज करना पसंद नहीं करते, और उसके ही अगेंस्ट जो जेंडर फ्लूइड होते हैं वो खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं, बट वो रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, वो टाइम टू टाइम एक तो मेल भी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं या फिर फीमेल भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं खुद को, करेक्ट। तो ये होते हैं जेंडर फ्लूइड। देन नेक्स्ट इज इंटरसेक्स, ठीक है। तो इंटरसेक्स के बारे में मैंने वैसे बताया था आपको एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेसिकली इनमें ऐसे पर्सन होते हैं जो बाय बर्थ, लेट्स से कि अगर किसी ने जन्म लिया है एज ए मेल, बट उसने सम मेडिकल इंटरवेंशन, सम सर्जरीज वगैरह खुद के जो बॉडी पार्ट है वो फीमेल में कन्वर्ट कर लिए हैं, करेक्ट, क्लियर। तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कभी कभी कि, हाँ वेट अ मिनट, कभी कभी बाय बर्थ हमने ये भी देखा है कि जैसे कि यूजुअली मेल और फीमेल में जन्म होता है, यही हमारा बाइनरी है, बाय नेचर ने डिसाइड करा हुआ। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि क्रोमोसोम के हिसाब से एक्स वाई जब यूनिफिकेशन होता है मदर एंड फादर से, तो मेल का जन्म होता है, दैट इज बॉय, करेक्ट। और फीमेल कब जन्म लेती है, जब एक्स एक्स मतलब मेल और सॉरी मदर एंड फादर से जो क्रोमोसोम आ रहे हैं उनमें अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम का यूनिफिकेशन होता है तो फीमेल जन्म लेती है, करेक्ट। तो बेसिकली कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ये जो कुछ एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है ना, इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ी हो जाती है और उसके कारण कभी-कभी क्रोमोसोम्स इस तरीके से भी यूनिफाई हो सकते हैं। तो उससे जो एक पर्सन बनता है, उस पर्सन में मेल और फीमेल के दोनों की, हाँ, दोनों के जो कुछ फीचर्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्स कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एग्जैक्टली ये सभी के सभी जो 5 ऐसे जेंडर मैंने अभी आपको बताया वो एग्जैक्टली कौन होते हैं, ठीक है, क्लियर। वेट अ मिनट।
नाउ नेक्स्ट, ये थी डेफिनेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट इज WHO की। नाउ इंडियन जुडिशियल एंड कमिटी डेफिनेशन, क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले तो थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट नहीं हुआ, दैट इज लेजिस्लेशन। जो लॉ के थ्रू हमने थर्ड जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करा। बहुत सारे ऐसे हमने कहा कि डिमांड चली, जो अलग अलग फाउंडेशंस हैं, उन्होंने एनजीओज है, उन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में है, तो उन्होंने इस पर्टिकुलर जो म्यूनिसिपल ऐसा एक सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, इनके राइट्स के लिए कुछ फाइट करी, और उसके थ्रू फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए, और उसके बाद हमने जो एक इवोल्यूशन देखा है रिकॉग्निशन ऑफ एलजीबीटीक्यू, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऐसी केस थी दैट इज सुप्रीम कोर्ट में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 की, करेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में वैसे मैंने आपको ये समझा ही है, बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि इनमें ट्रांसजेंडर को किस तरीके से रिकॉग्निशन मिला हुआ है। तो अभी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि इंडियन जुडिशियल एंड कमिटी की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो केस है वही है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि जो थर्ड जेंडर है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज द थर्ड जेंडर एज ए दैट इज सॉरी ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको ही थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज कराओ, करेक्ट। इसीलिए हमने जो कहा था लास्ट टाइम भी कि फॉर्म भरते टाइम पे हमें यूजुअली जब हम लोग मेल और फीमेल सिलेक्ट करते हैं तो उनमें अभी आपको थर्ड जेंडर भी आता है। उसके अलावा डिफाइन बेस्ड ऑन मिसमैच बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड सेल्फ परस्यू जेंडर आइडेंटिटी, करेक्ट। तो अभी जैसे हमने डेफिनेशंस देखा, तो उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हु आर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर are those who define themselves or define based on mismatch between the biological sex and self-perceived gender identity। biological sex मतलब by birth उनका क्या सेक्स है, और उसके अलावा वो खुद को क्या जेंडर आइडेंटिटी करते हैं। तो अगर उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई मेल जन्म ले रहा है और वो खुद को रिकॉग्नाइज कर रही है एज ए फीमेल, या फिर कोई फीमेल जन्म ले रही है और रिकॉग्नाइज कर रही है मेल, तो इनको ही हम लोग कह रहे हैं मिसमैच, करेक्ट। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं उनको ही हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन है उसको भी ये मैच करती है, करेक्ट। गिव राइट टू द सेल्फ आइडेंटिटी एज ए मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वर्डिक्ट दिया उसके अनुसार इसने एक राइट दिया, ठीक है। गिव राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी मतलब खुद को रिकॉग्नाइज करने का, मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहता है वो, शायद मेल में रिकॉग्नाइज करना चाहता है, या फिर फीमेल में करना चाहता है, या फिर ट्रांसजेंडर में रिकॉग्नाइज करना चाहता है, या फिर दैट थर्ड जेंडर में रिकॉग्नाइज करना चाहता है विदाउट मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब बॉडीली कुछ भी चेंजेस न करते हुए भी, करेक्ट। तो वो उसका हक है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज करा है। यार तो ये केस थी नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। नाउ जैसे जैसे ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी, वैसे वैसे थोड़ा गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव आ रहा था, गवर्नमेंट भी खुद होके कुछ इनिशिएटिव्स ले रही थी, खुद होके भी कुछ कमेटी का गठन किया है, जैसे कि एक्सपर्ट कमेटी ऑन ट्रांसजेंडर इशू। जैसे 2014 का डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, देन मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक कमेटी होती है जिसे हम लोग एक्सपर्ट कमेटी कहते हैं, वो गठित होती है ट्रांसजेंडर के इश्यूज के ऊपर, और वो फिर ट्रांसजेंडर के ऊपर कुछ भाष्य करती है। तो वो क्या कहती है कि उन्होंने भी सिमिलर डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या कहा है कि स्ट्रेसिंग दैट ट्रांसजेंडर पर्सन आर नॉट लिमिटेड टू बाइनरी मेल और फीमेल आइडेंटिटी। तो बेसिकली जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाइनरी नहीं हो सकता, वो मेल फीमेल या फिर थर्ड जेंडर में भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो वही डेफिनेशन को इस एक्सपर्ट कमिटी की डेफिनेशन भी एक्चुअली सिमिलरी वे से ही एक्सप्लेन करती है। क्या कहा उन्होंने कि स्ट्रेसिंग दैट ट्रांसजेंडर पर्सन आर नॉट लिमिटेड टू बाइनरी, कि वो किसी थर्ड जेंडर जो है वो खुद को, जो बाइनरी होते हैं मेल और फीमेल, उसको रिकॉग्नाइज ही करे, ऐसा नहीं है, राइट। वो कैसे भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्लियर। फिर उसके बाद इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके अंतर्गत 2017 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का गठन होता है, और वो फिर एक्सप्लेन करता है और एक बार ट्रांसजेंडर को। तो उन्होंने क्या कहा कि दैट पार्लियामेंट्री कमेटी सपोर्टेड ब्रॉड इंक्लूजन नॉट लिमिटेड टू द बायोलॉजिकल एंड मेडिकल क्राइटेरिया। तो इन्होंने क्या कहा कि अभी हमको ट्रांसजेंडर में, या फिर जो थर्ड जेंडर है, इसमें ब्रॉड जो स्पेक्ट्रम है ट्रांसजेंडर का वो इंक्लूड करना ज़रूरी है। उसमें सिर्फ बायोलॉजिकली जो कुछ इंटरसेक्स जैसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि उसमें कुछ बॉडीली चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम नेचुरल प्रोसेसेस हो नहीं पाती बराबर, जैसे कि एक्स एक्स या फिर एक्स वाई, तो बायोलॉजिकल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा
किसी ने अगर मेडिकल क्राइटेरिया के थ्रू वो चेंजेस करे हुए तो उनको ही सिर्फ हम लोग ट्रांसजेंडर कहेंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो नॉर्मल है बाय बर्थ, बट वो खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अदर देन दैट देयर जेंडर एट अ बर्थ, तो उनको भी हम लोग को रिकॉग्नाइज करना जरूरी रहेगा। दिस इज अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेफिनेशन एंड इंडियन जुडिशियल एंड कम्युनिटी। नाउ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है? स्टैट्यूटरी मतलब होता है बाय लॉ, क्योंकि जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था एलजीबीटीक्यू आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो फिर 2019 में जाके इसके ऊपर एक एक्ट आता है जिसका बिल एक्चुअली 2016 में प्रेजेंट करा गया था एक्चुअली लेजिस्लेचर में, जो हमारे सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उनमें प्रेजेंट करा गया। उसके बाद वो 2019 में एक्ट बना, तो उस एक्ट का जो नाम है वो है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, जो पहले बिल हुआ करता था फिर एक्ट बना। तो ये एक्ट को आपको समझना है, एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद ही रखना है, क्योंकि यही एक्ट अभी जो थर्ड जेंडर है, जिसे हम लोग अभी ट्रांसजेंडर भी कह रहे हैं कि थर्ड जेंडर है, तो उनको एक्चुअली डिटेल प्रोटेक्शन देता है, उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो अभी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या दी गई है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? अ ट्रांसजेंडर पर्सन मीन्स अ पर्सन हुज जेंडर डू नॉट मैच विद द जेंडर असाइन एट अ बर्थ। सिमिलर डेफिनेशन जो इसके पहले हमने देखी। ये ट्रांसजेंडर पर्सन कौन है? तो जिनका जेंडर अभी जो खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो मैच नहीं करता। किसके साथ मैच नहीं कर रहा? तो जेंडर एट अ बर्थ, ठीक है, या फिर असाइन एट अ बर्थ। क्लियर? तो सेम डेफिनेशन। नाउ कौन कौन इंक्लूड करता है? तो इन्होंने फिर वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सन इंक्लूड करे हुए। तो इसमें है ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन। जैसे मैंने इसके पहले आपको समझाया कि ट्रांस मैन कौन होते हैं? जो बाय बर्थ एक्चुअली फीमेल होती है बट वो खुद को रिकॉग्नाइज करती है एज ए मेल, तो उसको ही हम लोग ट्रांस मैन कहते हैं। और जो ट्रांस वुमेन ऐसे पर्सन होते हैं जो बाय बर्थ तो होते हैं मेन बट अभी खुद को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ट्रांस वुमन, करेक्ट? तो उनको सॉरी वुमेन, तो उनको ही हम लोग ट्रांस वुमन कहते हैं। तो इनमें जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन के लिए खुद को बॉडी चेंजेस करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और वो खुद वही बॉडी में रह रहा है बट सिर्फ सोशली जिस तरीके से एक पर्टिकुलर जेंडर प्रेजेंट करता है खुद को, उसके अपोजिट वो प्रेजेंट करे। अपोजिट इन द सेंस बिटवीन टू जेंडर्स जो होते हैं, अपोजिट जेंडर मतलब मेल और फीमेल के बीच में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेल कोई है तो अगर वो फीमेल जैसे कुछ अटायर पहन रहा है, साड़ी वगैरह, कपड़े वगैरह, बाल बड़े रख रहा है जैसे लड़कियां रखती है, तो उसको हम लोग ट्रांस वुमन कहेंगे। अगर कोई ट्रांस मैन कौन है? कि एक कोई लड़की है जो शायद उसका एक जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बायोलॉजी फिजिकली उनका एक अपीयरेंस होता है जैसे लंबे बाल होना वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर न रखते हुए वो छोटे छोटे बाल रखते हैं जैसे लड़के रहते हैं, ज़्यादातर वो लड़के जैसे एडवेंचर वगैरह करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको हम लोग ट्रांस मैन कहेंगे। तो बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ट्रांस मैन और ट्रांस वुमन में अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन उनको जो मेडिकल इंटरवेंशन है जिसके थ्रू ऑर्गन वगैरह सब कुछ चेंज करना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट भी बॉडीली चेंजेस अगर वो खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं इन अपोजिट सेक्स, जो बर्थ के टाइम पे उनका जो जेंडर असाइन हुआ था उसके अलावा दूसरा, तो उनको भी हमें इस एक्ट के थ्रू एज ए ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइज करना होगा। तो वेदर और नॉट सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी, जैसे मैंने कहा कि वेदर और नॉट मतलब कि उन्होंने अगर मान लो कि सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी मतलब जो भी बाय बर्थ उनका जेंडर होगा उससे उन्होंने चेंज करा होगा दूसरे जेंडर में, तो करा भी होगा नहीं भी करा होगा तो भी चलेगा, या फिर हार्मोनल थेरेपी या फिर अदर मेडिकल इंटरवेंशन एज विल अंडर। तो अगर करा भी है नहीं भी करा है तो भी हमें उनको ट्रांसमेन और ट्रांसवुमन रिकॉग्नाइज करना है। पर्सन विद द इंटरसेक्स वेरिएशन, जैसे मैंने कहा था इसके पहले, इंटरसेक्स वेरिएशन मतलब वही एक्स एक्स वाई, कि बाय बर्थ अगर मान के चलो कि उनमें कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हो चुके हैं या फिर जो डिफिकल्टीज रही है तो उसके कारण अगर मान के चलो कि कोई अलग ही ऐसा पर्सन जन्म लेता है जो हमारे बाइनरी में कि मेल और फीमेल में भी काउंट किया जा सकता है, तो उसको भी हमें एज ए ट्रांसजेंडर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देन जेंडर क्वेयर। तो अभी जेंडर क्वेयर के बारे में, क्वेयर के बारे में मैंने कहा था कि क्वेयर कौन होते हैं? हाँ, क्वेयर के होते हैं जो खुद को ना ही मेल रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं ना ही फीमेल, करेक्ट? ये मैंने इसके पहले भी कहा था, मतलब नॉन बाइनरी, करेक्ट? तो ये हुए जेंडर क्वेयर, करेक्ट? उसके अलावा पर्सन्स विद द सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, हमारे इंडिया में ना हिस्ट्रिकली जैसे मैंने एंशिएंट इंडिया, मिडावल इंडिया का आपको बताया था, तो सोशियो कल्चरली कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कम्युनिटीज़ है पर्टिकुलर, उस कम्युनिटीज़ का मतलब वो कम्युनिटी ऐसे डेवलप हुई है इन पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसमें कुछ नाम है जैसे कि हिजरा हो गया, किन्नर हो गया, अरवनी हो गया साउथ इंडिया में, देन जोगता एंड जोगप्पा हो गया, करेक्ट?
तो इनका भी इंक्लूजन होता है। एक्चुअली जोगता एंड जोगप्पा मतलब कुछ ऐसे पहले हमारे ट्रेडिशन हुआ करते थे जिसमें जो फैमिलीज़ होती थी उनके बच्चों को दैट इज़ फिर वो गर्ल रहे या फिर बॉय रहे, उनको क्या करते थे कि भगवान को सुपुर्द कर देते थे मतलब भगवान के लिए। तो उनको फिर मंदिर वगैरह में जो होते हैं, वो भगवान की सेवा में रखा जाता था, करेक्ट? और वो फिर अलग-अलग टास्क करते थे वहाँ पे, जो एक्चुअली उस रिलीजियस टास्क में आते थे। जैसे कि कोई गर्ल है या फिर कोई बॉय भी है, करेक्ट? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देवदासी, नाम में देवदासी लिखा हुआ है, दासी, दास होना मतलब सर्वेंट, करेक्ट? जैसे उसकी ही पूजा वगैरह करना या फिर जो भी चीज़ें होती है धार्मिक विधियाँ वगैरह तो उसकी सब कुछ चीज़ें करना मतलब शादियाँ वगैरह नहीं करते थे ये लोग, सिर्फ़ सेवा में रहते थे भगवान के लिए, तो दासी। तो इनिशियली क्या होता था लड़कियों को भगवान की सेवा में रखा जाता था और भगवान के भी कौन से गॉडेस के, करेक्ट? फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर जो गॉड है उनकी सेवा में भी रखा गया है। दैट्स व्हाई द नेम इज़ गिवन देवदासी और देवदास, देवदास मतलब लड़का, करेक्ट? बट जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बॉय है जो भगवान की सेवा में दिया गया है बचपन में ही, तो वो शायद हो सकता था वहाँ पे एक लड़कियों का भेष लेके कोई जो कुछ हम लोग कहते हैं ना स्क्रिप्चर के एक्ट वगैरह कर ले, साड़ी वगैरह पहन के। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे बॉय बाय बर्थ उसका जो असाइन जेंडर है वो बॉय मतलब मेल है, करेक्ट? बट वहाँ पे वो किसी गर्ल वगैरह या फिर वुमन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो बेसिकली अपोजिट कैरेक्टर पे प्ले कर रहा है, जो हमारे ट्रांसजेंडर के डेफिनेशन में भी आ रहा है। अगर कोई गर्ल है, अगर वो किसी किंग का अगर पोर्ट्रे कर रही होगी, करेक्ट? कुछ डिपिक्शन कर रही होगी, करेक्ट? तो उसको हम लोग अपोजिट सेक्स में देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि गर्ल बाय जेंडर तो वो बाय बर्थ उसका जेंडर तो अ, फीमेल है, बट यहाँ पे किंग मेल जो होता है उसका कैरेक्टर वो प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो होते थे गर्ल और बॉय जिसे देवदासी कहा जाता था, ये भी ट्रांसजेंडर में आएँगे और हिस्टोरिकली ये सब कुछ चीज़ें चलती रही है। बट अभी नाउ देवदासी की जो प्रथा थी वो काइंड ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्चुअली गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जा रही थी। तो उसको फिर हमने बाय लॉ ये खत्म कर दी है अभी फिलहाल तो। बट उनके जो कुछ अभी भी जो लोग हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जिसे हम लोग देवदासी कह रहे हैं या फिर जोगप्पा या फिर जोगता कह रहे हैं, तो उनको भी ट्रांसजेंडर में इंक्लूड करना है, करेक्ट? तो याद रख लीजिए देवदासी कौन है तो रिलेटेड टू कम्युनिटी इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है ना वहाँ पे होता है, क्लियर? अभी ये आप हिस्ट्री में इनके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ोगे कि एग्जैक्टली कौन थे, बट दिस इज डेफिनेशन बाय द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल्स एक्ट 2019। तो एक कंप्रेहेंसिव ऐसी डेफिनेशन दी है बाय एक्ट और यही डेफिनेशन आपको उन्हें याद रखनी है क्योंकि मेन एग्जाम में जब भी आंसर लिखोगे तो इस तरीके के जो कुछ एक्ट होते हैं तो एक्ट के अनुसार जो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो अगर आप कोट करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, जैसे हमने इसके पहले भी देखा था कि जो लैंडमार्क जजमेंट है जिसने सबसे पहले रिकॉग्निशन दिया था एज ए थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर को, वो था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें वही रिकॉग्नाइज द ट्रांसजेंडर एज ए थर्ड जेंडर, ये याद रख लीजिए। ये केस तो आपको याद ही रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट केस है, करेक्ट? उसके अलावा गिव राइट टू द डिक्लेयर सेल्फ परस्यू जेंडर आइडेंटिटी, और वो इंडिविजुअल को क्या देता है, राइट देता है टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ इनटू पर्टिकुलर जेंडर, मतलब सेल्फ परस्यू जेंडर आइडेंटिटी विदाउट सर्जरी। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्जरी करना कोई ज़रूरी नहीं रहेगा। प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। तो इस लैंडमार्क जजमेंट में ही बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थर्ड जेंडर, करेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर, उनको भी उतनी ही फैसिलिटी मिले जो बाकी बाइनरी जेंडर को मिलती है, दैट इज मेल और फीमेल। डायरेक्टेड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन, इसके अलावा उनके एम्पावरमेंट के लिए, दैट इज थर्ड जेंडर के एम्पावरमेंट के लिए उनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाए जॉब्स और एजुकेशन में। और उसके ही एक पहल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं उन्होंने अपने अपने जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होते हैं उसमें रिजर्वेशन दिए, तो महाराष्ट्र में वगैरह भी रिजर्वेशन मिलता है। ऑर्डर्ड गवर्नमेंट टू ट्रीट ट्रांसजेंडर एज ए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो जो गवर्नमेंट होता है उनको ऑर्डर दिया गया कि ये जो थर्ड जेंडर है ट्रांसजेंडर है उनको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली, तो ये पर्टिकुलर एससीबीसी उसको कहा जाता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में एक कैटेगरी होती है एससीबीसी जिसके अनुसार फिर किसी भी ग्रुप को एक्चुअली इस कैटेगरी में जब रखा जाता है तो उनको फिर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस का स्टेटस भी मिलता है। तो उसके एम्पावरमेंट के लिए फिर अलग से बजट या फिर रिजर्वेशन या फिर बहुत सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती है। तो ये नालसा केस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद ही रखनी है, क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि डेमोग्राफिक डेटा जानना, क्योंकि डेमोग्राफी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मतलब डेमोग्राफी जब हमें पता रहती है दैट इज डेटा,
तो हम लोग इनको कोट करते हुए हमारे स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, करेक्ट? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर की वो है 4.88 लाख पर्सन, करेक्ट? बट एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि ये अंडर रिपोर्टेड है ड्यू टू द स्टिग्मा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर में आ रहे हैं बट खुद को वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते क्योंकि सोशल स्टिग्मा है, लोग क्या कहेंगे। बट अभी फिलहाल 2011 की पॉपुलेशन जो सेंसस है हमारा, तो उसके अनुसार 4.88 लाख पर्सन हमारे यहाँ पे ट्रांसजेंडर रिपोर्टेड है, करेक्ट? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी 2018 के अनुसार 92% ऑफ ट्रांसजेंडर आर डिप्राइव्ड ऑफ पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनएचआरसी क्या कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कह रहा है कि 92% ट्रांसजेंडर जो है ना, उनको वंचित रखा जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करने के लिए, करेक्ट? मतलब उसको डिप्राइव किया जा रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8% ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग रख रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी जॉब में। तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ओनली 6% एम्प्लॉयड इन अ फॉर्मल सेक्टर, मेजॉरिटी फोर्स इनटू द बेगिंग एंड सेक्स वर्क। तो मतलब ओनली 6% एम्प्लॉयड इन अ फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर्स आर दोज व्हिच आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट लॉज, करेक्ट? आई गेस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आईटी इंजीनियर है, तो आईटी इंजीनियर जिस कंपनी में काम कर रहा है तो वो कंपनी का जो गठन होता है या फिर जो कंपनी इस्टेब्लिश की जाती है तब गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे उनको परमिशन लेनी होती है, करेक्ट? फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, तो उसके थ्रू कंपनी एक्ट के अनुसार वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है इंडिया में। तो द कंपनी इज इंटरनेशनल या फिर इंडिया। तो एमसीए के लॉ के अनुसार उस कंपनी को कंपनी तब कहा जाएगा जब वो एमसीए के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी। तो उसके अनुसार फिर उनके यहाँ पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं या फिर लेबर्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयज होते हैं, इन सबको बाय लॉ प्रोटेक्शन मिलता है। और इन कंपनियों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स या फिर फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय कहते हैं। अभी इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या कि किसी भी लॉ के अनुसार वो कंपनियां नहीं बनी हुई है। कंपनी इन द सेंस कंपनियां नहीं होती, वो छोटे मोटी जॉब, जैसे कि कोई दुकानदार है आपके घर के पास, किराना दुकान वाला, उसके यहाँ पे काम करने वाला कोई लेबर लेगा, तो वो किसी कंपनी के अंदर वो दुकान नहीं आ रहा है, किराना दुकान। तो उसको फिर बाय लॉ प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर मान के चलो दुकानदार को वो नहीं लगा बंदा तो वो दूसरे दिन को निकाल भी देगा। बट फॉर्मल सेक्टर में ऐसे नहीं होता। फॉर्मल सेक्टर में अगर मान के चलो कि आपको जो एक प्रोटेक्शन होता है बाय लॉ, तो वो नई सिक्योरिटी होती है बाय लॉ, वो नहीं मिल पाती। आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे वेपन्स या फिर आपको सिक्योरिटी दी जाती है। तो ऐसे जॉब में सिर्फ और सिर्फ 6% ही ट्रांसजेंडर वहाँ पे है, करेक्ट? और मेजोरिटी कहाँ पे है, तो फिर बिगिंग और सेक्स वर्क, राइट? बेगिंग मतलब जो हम लोग देखते हैं सिग्नल्स के ऊपर, ट्रेन्स के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि वो बेगिंग करते रहते हैं। सेक्स वर्क मतलब अभी उनको बाय मजबूरी वो जा रहे हैं वहाँ पे, नॉट बाय चॉइस, क्योंकि उनको जो फॉर्मल सेक्टर में कोई ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहा है, करेक्ट? एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। नाउ एजुकेशन के हिसाब से डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेंडर का। 56% लिटरेसी है सिर्फ। टोटल जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया में दैट इज 4.88%, उनमें से 58% मतलब अराउंड 2.4%, मतलब 2.5%, 2.5 लाख, उतनी ही सिर्फ कौन है, लिटरेट है। और हमारा नेशनल एवरेज कितना है लिटरेसी का, वो है 74%, सॉरी, करेक्ट? तो मतलब क्या है कि लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, 50% ओनली, 56% ओनली, करेक्ट? और नेशनल एवरेज हमारा 74%। तो एजुकेशन में भी बड़े पीछे है, करेक्ट? तो इसलिए वो फॉर्मल सेक्टर में भी नहीं जा पाते क्योंकि उनको पास डिग्री नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है। क्लियर? अभी इनमें इतना लिटरेसी रेट कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि 60% लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं यहाँ पे स्कूल से। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि स्टिग्मा की वजह से लोग जो ताने देते हैं या फिर उनको बहुत सारे ऐसे हर्डल्स होते हैं एट स्कूल लेवल, तो उनके कारण 60% जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वहीं से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा दिखती है। अगर मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो एचआईवी प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। यूएन एड्स, यूनाइटेड नेशन एड्स प्रोग्राम है, 2017 में उनकी जो रिपोर्ट आई थी, उनके अनुसार जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसमें 3% ट्रांसजेंडर जो है उनमें एड्स पाया जा रहा है। मतलब आउट ऑफ 100% 3% आर एचआईवी इन्फेक्टेड। अगर मैं नॉर्मल पूरे देश का अगर देखता हूँ तो 100 में से सिर्फ 0.22% लोग ही क्या है, एक्चुअली एचआईवी इन्फेक्टेड है।
मतलब इनमें एचआईवी इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा कि इनफॉर्मल वर्क लाइक बेगिंग एंड सेक्स वर्क में वो इन्वॉल्व है, करेक्ट? और उसके कारण वो फिर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है एचआईवी, करेक्ट? तो ये हेल्थ इश्यूज़ ट्रांसजेंडर के साथ। हेल्थ केयर डिनायल की बात किया जाए तो 27% रिफ्यूज ट्रीटमेंट बाय नालसा। उनका नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या कह रहा है, उनका जो एक फाइंडिंग है उसके अनुसार 27% जो कुछ ट्रांसजेंडर होते हैं उनको हेल्थ केयर डिनायल होता है एट ए हेल्थ केयर फैसिलिटीज, राइट? जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है, पीएससी है वहाँ पे। क्लियर? तो ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा 92% फेस डेली वायलेंस एब्यूज, इसका डेटा है एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार 92% जो लोग हैं उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है। जैसे कभी कभी मान के चलो कि किसी एरिया में वो चले गए और बेगिंग के लिए, मतलब भीख मांगने के लिए या फिर कुछ छोटे बड़े पैसे के लिए, करेक्ट? तो वहाँ पे उनको चाइल्ड पिकर मतलब कि एबडक्ट कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं चाइल्ड के कारण, उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, करेक्ट? तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि 92% जो लोग हैं मतलब ट्रांसजेंडर है उनके साथ वायलेंस होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, करेक्ट? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मेन जो हमारे हेडिंग्स है वो है अभी प्रॉब्लम्स फेस बाय द ट्रांसजेंडर पर्सन। इनके ऊपर एक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके बारे में हम लोग समझें। ठीक है? तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑस्ट्रासाइजेशन। व्हाट इज ऑस्ट्रासाइजेशन? जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक्सक्लूजन करना, करेक्ट? मतलब हमारे सोसाइटी से बाहर निकाल देना, इस तरीके से, करेक्ट? क्योंकि हमने देखा है कि ये जो ट्रांसजेंडर पर्सन है ये नॉर्मल जो बाइनरी सिस्टम है या फिर जो सोसाइटल इवोल्यूशन है हमारे लोगों का, या फिर जो माइंडसेट है लोगों का विद रिस्पेक्ट टू मैरिज सिस्टम, या फिर हम लोग जो कहते हैं मेल फीमेल का जो एक रोल है, ये उनसे कुछ अलग है। इसीलिए उनको ऑस्ट्रासाइज किया जा रहा है, उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी के मेन स्ट्रीम से, करेक्ट? तो डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑस्ट्राइजेशन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ होते हुए दिखता है। तो सफ़र एक्सक्लूजन एट ए फैमिली लेवल, कम्युनिटी, वर्क प्लेस एंड स्कूल लेवल। तो फैमिली लेवल पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो मतलब नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेंटालिटी के जो लोग हैं, तो दे डोंट वांट टू सच पर्सन इन देयर फैमिली, तो वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कम्युनिटी लेवल पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अलावा वर्क प्लेस जहाँ पे भी वो काम कर रहे हो, स्कूल लेवल पे, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है, एक अगर हम लोग इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग देते हो तो काल्की सुब्रमण्यम। कौन है काल्की सुब्रमण्यम? वन ऑफ ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है, तमिलनाडु, करेक्ट? फेस बुलिंग इन अ चाइल्डहुड बट लेटर बिकम इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर। मतलब काल्की सुब्रमण्यम कौन है? वो भी ट्रांसजेंडर ही, अभी खुद ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है। उन्हें भी स्कूल लेवल पे क्या हुआ, चाइल्डहुड में बुलिंग फेस की है, राइट? बट उसके बाद भी उन्होंने अच्छा खासा सक्सेस मिलाया और अभी वो फर्स्ट ट्रांसजेंडर एंटरप्रेन्योर है इंडिया। तो ऐसे एग्जांपल याद रखते चलिए, बड़े हम लोग कहते हैं ना होपफुल ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर? नाउ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक मार्जिनाइजेशन, सेकंड पॉइंट। तो जैसे हमने देखा कि मेजॉरिटी जो कुछ हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो वो फॉर्मल एजुकेशन तो ले ही नहीं रहे, उनको फॉर्मल जॉब्स भी नहीं मिल रहे। दैट्स व्हाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डेटा क्या कहता है कि 60% नेवर अटेंडेड स्कूल, करेक्ट? ड्रॉपआउट्स बहुत ज़्यादा है, पुशिंग देम इनटू द इनफॉर्मल लाइवलीहुड। उसके कारण उनको इनफॉर्मल लाइवलीहुड में धकेला जा रहा है, और उनमें भी वो क्या कर रहे हैं इनफॉर्मल लाइवलीहुड में? बेगिंग, उसके अलावा सेक्स वर्क, करेक्ट? यही काम कर रहे हैं जो not so good here. So many depend on sex work, begging, ceremonial performances. Ceremonial performances मतलब जैसे कि कोई बधाई दे रहा है, आपके घर में अगर कोई नया बच्चा जन्म ले रहा है, या फिर शादी है, या फिर कोई भी फंक्शन है, तो उसमें उनको बुलाया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि उनका जो आशीर्वाद होता है या फिर उनका कर्ज होता है वो बड़ा पावरफुल माना जाता है, करेक्ट? जैसे हिजरा कम्युनिटीज। क्लियर? अब एजुकेशन बैरियर की अगर बात करें तो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट फेस बुलिंग, करेक्ट? वो बुलिंग फेस करते हैं एट ए स्कूल लेवल। ड्रॉप आउट रेट कितना है? मोर देन 60%। एनएचआरसी का डेटा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 2018 का। ठीक है? 60% ड्रॉप आउट रेट है एट ए स्कूल लेवल ओनली, करेक्ट? तो यहाँ पे जैसे एक और अच्छा एग्जाम्पल है जोईता मंडल, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज। ये इंडिया के फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज है, वेस्ट बंगाल में 2017 में बने। डिस्पाइट द चैलेंजेस इन द एक्सेसिंग एजुकेशन, इनको इतने हर्डल आने के बावजूद भी वो जज बनी है। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं जोईता मंडल। नाउ नेक्स्ट इशू जो है वो है हेल्थ इशू, करेक्ट? हेल्थ इशू कैसे? डिस्क्रिमिनेशन इन हॉस्पिटल्स, डिनायल ऑफ ट्रीटमेंट, ये हमने देखा, करेक्ट? अराउंड
62% है आई गेस, मैं भूल गया, 92%, सॉरी नहीं वेट अ मिनट, 27, सॉरी 27%। तो 27% जो टोटल कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर की, उनको डिनाई किया जा रहा है, ठीक है, डिनाइल ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल। एचआईवी और एड्स वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 3% प्रीवैलेंस है, ये इससे पहले भी हमने देखा, यूएनएड जो प्रोग्राम है उनके अनुसार ये डेटा रिवील्ड हुआ है, करेक्ट। उसके अलावा हाई मेंटल हेल्थ बर्डन अलग से, WHO स्टडी क्या कहती है, फाउंड द ट्रांसजेंडर पीपल आर 6 times मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिप्रेशन और अटेम्प्ट सुसाइड। तो नॉर्मल जो हमारे लोग होते हैं उनसे 6 times ज़्यादा जो कम्युनिटी या फिर नंबर हैं, वो लोग डिप्रेशन का शिकार है और सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ इश्यूज है ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, इसके बारे में अगर बात करें तो लेस देन 10% हैव एक्सेस टू द फॉर्मल जॉब, मोर प्रिसाइजली 6% ओनली, NHRC कह रहा है, करेक्ट। फॉर्मल जॉब में सिर्फ 6% लोग ही है। एग्जाम्पल जो सिल्वर लाइनिंग है उसमें है सत्याश्री शर्मिला, तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर, ठीक है, यहाँ पे लॉयर है, इसके पहले जज। ये इंडिया के कौन है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर है, ब्रोक द बैरियर डिस्पाइट द सिस्टमेटिक चैलेंजेस, चैलेंजेस होने के बावजूद भी वो फर्स्ट इंडिया की लॉयर बनी हुई। नाउ नेक्स्ट, एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस एंड हाउसिंग, यहाँ पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इजीली हाउसिंग या फिर रेंटल हाउसिंग या फिर स्पेसेस, पब्लिक स्पेसेस में अ, हम लोग कहते हैं कि एक्वायर्ड नहीं किया जाता बाय अदर पर्सन्स, करेक्ट। डिनाइड हाउसेज एंड रेंटल एग्रीमेंट, उनके साथ उनको हाउसेस नहीं मिल रहे, रेंटल एग्रीमेंट उनके प्रोसेस नहीं हो रहे, ये सब कुछ चीज़ें। एब्सेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स, ये भी हमने देखा है कि पब्लिक प्लेसेस पे जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट नहीं, क्योंकि वो कौन सा एक्सेस करे, ठीक है, मेल फीमेल नहीं हो सकता, तो जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट उनके लिए नहीं है, करेक्ट। तो पब्लिक स्पेसेस में वो उतना ज़्यादा घुल मिलती नहीं है। तो सोसाइटल जो हम लोग कहते हैं ना, एक सोशलाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी होता है, लोगों के साथ घुल मिलेगा कोई भी, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो और भी ज़्यादा सोशलाइज होता है, बट इनको सोशलाइज होने के लिए बड़े ही इश्यूज हैं, क्योंकि उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, करेक्ट। एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्कूल, वर्क प्लेसेस, पब्लिक स्पेसेस, करेक्ट। स्कूल से ड्रॉप आउट होने का वन ऑफ द रीज़न वही है कि टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं। उसके अलावा वर्क प्लेसेस है, पब्लिक स्पेसेस है, वहाँ पे भी अवेलेबिलिटी नहीं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सिविल स्टेटस एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इनका सिविल स्टेटस क्या है और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। डिफिकल्टी इन अपडेटिंग आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडीज विद जेंडर प्रेफरेंस। अभी तक हमारा जो कुछ एक फॉर्म रहता था या फिर जो कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की जाती थी उसमें मेल और फीमेल ही था, थर्ड जेंडर था ही नहीं। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट उनको आधार नहीं मिल रहा है, उनको पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उनको वोटर आईडी नहीं मिल पा रहा है। तो अगर उनके पास कोई फॉर्मल गवर्नमेंट आइडेंटिटी नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, उनको भी वो फ़ायदा नहीं ले सकते, क्लियर। एग्जाम्पल, डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग मेनी स्टेट्स स्टिल इंसिस्ट ऑन मेडिकल प्रूफ फॉर द जेंडर चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदाउट मेडिकल इंट्रोस्पेक्शन उनको थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया जाए, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की बहुत सारे ऐसे स्टेट है वहाँ पे मेडिकल प्रूफ मांगा जा रहा है फॉर द जेंडर चेंज। जैसे मैंने कहा कि जेंडर चेंज करने के लिए सिर्फ फिजिकल जो चेंजेस है वो होना ज़रूरी नहीं, तो फिर कोई ऐसा पर्सन है जो फिजिकली उसकी बॉडी चेंज नहीं हुई है बट वो खुद को अपना बर्थ असाइन जो कुछ उसका जेंडर है वो नहीं मान रहा है, तो उसके लिए बड़ा ही कठिन हो जाता है, करेक्ट। वायलेटिंग द नालसा जजमेंट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत ज़्यादा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज, एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये क्या करता है, ये हर साल अपना एक रिकॉर्ड देता है कि हर तरीके के जो भी क्राइम होते हैं तो उनका क्या रिकॉर्ड है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप हो गया, चोरियाँ हो गई, मर्डर हो गया, सभी चीज़। उसके अनुसार जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है दैट इज ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट, वो इतना है ओनली 236 क्राइम अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर रजिस्टर, ज़्यादा सिर्फ 236 ही क्राइम रजिस्टर हुए, क्लियर। लाइकली टू अंडर रिपोर्टेड, और ये बड़ा ही अंडर रिपोर्टेड है, करेक्ट। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है क्योंकि मेनी ट्रांसजेंडर पर्सन फेसेस सेक्सुअल वायलेंस, पुलिस हरासमेंट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। पुलिस वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके केसेस लिए नहीं जाते। सबसे पहले अगर वो उनके अगेंस्ट होने वाला जो क्राइम है उसके अगेंस्ट वो FIR भी करने गए तो सबसे पहले इनके ऊपर ही एलिगेशंस आ जाते हैं कि आपने ही कुछ गलत किया होगा, करेक्ट। तो
अदर टाइप ऑफ वायलेंस है जैसे कि सेक्सुअल वायलेंस हो गया, पुलिस तो हरास करती ही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ चीज़ें। एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, कृतिका यशनी, ये है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से है। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर फेस द लीगल बैटल फॉर द रिक्रूटमेंट। अभी वो फिलहाल तो एज ए पुलिस ऑफिसर है इन तमिलनाडु, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर है, बट उनको भी लीगल बैटल फाइट करना पड़ा था फॉर द रिक्रूटमेंट। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, अभी नाउ नेक्स्ट इज रीजन फॉर द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द ट्रांसजेंडर पर्सन। ये नेगेटिव एटीट्यूड क्यों है ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट, वो समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मिसकंसेप्शन। क्या मिसकंसेप्शन है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल? तो पहला है, इंडिया एंड साउथ एशिया हिस्टोरिकली रिकॉग्नाइज मल्टीपल जेंडर आइडेंटिटी। वैसे हमारा जो सोसाइटी है, ओल्डर सोसाइटी, हिस्टोरिक, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री पास्ट में हमने इनको जेंडर आइडेंटिटी दी है, जिसके पहले मैंने आपको नाम दिया था हिजराज है, या फिर हमने देखा था जोगता, जो देवदासीज है, करेक्ट, जोगिनी जोगता, करेक्ट। तो जैसे हिजराज है, अरवनीस है, जोगप्पास है, बट उसके बाद आता है कॉलोनियल लॉ। ये कॉलोनियल लॉज कौन से हैं? आर नथिंग बट द ब्रिटिश लॉ। याद रखो, ये ब्रिटिश लॉ ने क्या किया, ब्रिटिश लॉ ने एक ऐसा लॉ लाया था, दैट इज क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871। अब ये पर्टिकुलरली थर्ड जेंडर के अगेंस्ट लाया गया था ऐसा नहीं है, ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट लाया गया था ऐसा नहीं है। होता क्या था उस टाइम पे कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, उस टाइम पे ऐसा कुछ यूनिफाइड वे से हमारा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था। अलग अलग प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट में इंडिया बटा हुआ था, ठीक, नॉर्थ टू साउथ। तो क्या होता था ना, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगलों वगैरह में रह रहे हैं, या फिर कहीं पे छोटे छोटे ग्रुप में रह रहे हैं, जिनको कोई फॉर्मल जॉब्स अवेलेबल नहीं, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनका इनकम का माध्यम नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे कि चोरियाँ करना, आजू बाजू के गाँव में वगैरह जाके, करेक्ट, ये सब कुछ चीज़ें करते थे। या फिर जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट ही लूट-पाट करना, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज़ वगैरह होते हैं उनसे ही डकैती वगैरह करना, करेक्ट। तो फिर हुआ क्या है कि ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आता है 1871 में, जो एक्चुअली क्रिमिनलाइज़ करता है थर्ड पर्सन को, थर्ड जेंडर पर्सन को भी, करेक्ट। तो ये ट्रांसजेंडर को उससे क्रिमिनलाइज़ करा गया। उसके पहले उनको पर्टिकुलर एक जैसे कि मतलब कॉलोनियल लॉज़ के पहले उनका हमारे हिस्ट्री, हमारे कल्चर में एक पर्टिकुलर स्थान हुआ करता था, करेक्ट। हिजराज हो गया, अरवली हो गया, जोगपास हो गया, राइट। बट क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो आया 1871, उसके अनुसार फिर इनको क्रिमिनलाइज करा गया, लीडिंग टू लॉन्ग लास्टिंग स्टिग्मा। फिर उनको ना, जैसे कि ये चोरी होते हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वगैरह, राइट, इसे स्टिग्मा लग गया फिर ये, और वो स्टिग्मा अभी भी कैरी हो रहा है टुडे सोसाइटी, टुडे टाइम। टुडे के ऑक्युपाई द पैराडॉक्सियल पोजीशन। अभी पैराडॉक्सियल मतलब अपोजिट पोजीशन हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि रिवर्ट फॉर द स्पिरिचुअल पावर। ऐसे माना जाता है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं जो एबनॉर्मल जन्म वगैरह लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक्स वाई इंटरसेक्स पर्सन, तो इनमें कुछ पावर होता है, जैसे कि ब्लेसिंग पावर या फिर कर्सिंग पावर। तो इनका आशीर्वाद लिया जाता है, वेडिंग्स हो गया, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। स्टिग्मेटाइज भी किया जाता है, स्टिग्मेटाइज एज ए आउटसाइडर टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी का मेंटेलिटी बना हुआ है हमारा कि देयर आर ओनली टू सेक्स, टू जेंडर्स, मेल और फीमेल, करेक्ट। तो ये थर्ड जो है ये कुछ अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हिस्टोरिकल एंड कल्चरल मिसकंसेप्शन अभी भी कैरी होता जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल स्टिग्मा एंड स्टेरियोटाइपिंग। अभी सोशल स्टिग्मा एंड स्टेरियोटाइपिंग क्या है, जैसे कि सीन प्राइमरीली एट बेगिंग एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रेन्स, ड्यूरिंग सेरेमनीज। यूजुअली हम लोग वही ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर देखते हैं, भीख मांगते हुए, ट्रेन में भी देखते हैं, ड्यूरिंग सेरेमनीज वो पैसे लेते हैं, एनफोर्सिंग नैरो एंड निगेटिव पब्लिक परसेप्शन की वजह से लोगों में और एक नैरो और एक निगेटिव परसेप्शन जा रहा है कि इन लोगों का काम ही है भीख मांगना, करेक्ट, क्लियर। देयर विजिबिलिटी इन सच रोल्स ओवरशैडो द सक्सेस स्टोरी। और इन रोल्स की वजह से, मतलब जी जो भीख वगैरह मांग रहे हैं सिग्नल्स पे या फिर ट्रेन्स वगैरह में, तो इनकी वजह से उन्हीं कम्युनिटी में जो कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज है या फिर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट उन्होंने करा हुआ है, उनको वो ओवर शैडो कर देता है, करेक्ट। जैसे कि मनाबी बंडोपाध्याय है, जोईता मंडल है, या फिर नर्तकी नटराज, ये सक्सेस स्टोरीज है अपने अपने फील्ड में, करेक्ट। जैसे जोईता मंडल वगैरह का तो मैंने इसके पहले बताया था, फर्स्ट जज, करेक्ट। मिसकंसेप्शन क्या होता है फिर, बीइंग अ ट्रांसजेंडर इज ए चॉइस। लोगों में ऐसी एक स्टीरियोटाइपिंग करा गया है कि मेल और फीमेल ये साइकोलॉजिकल नॉर्मल, जैसे कि लोगों के मन में है कि मेल और फीमेल ही हमारी सोसाइटी बनी हुई है। तो ऐसे जो लोग हैं जो मेल जन्म ले रहे हैं बट एज ए फीमेल खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर जो फीमेल जन्म ले रही है बट खुद को वो मेल एक्सप्रेस कर रही है, करेक्ट।
तो ये देख रहे हैं कि ये इनके साइकोलॉजिकली, मेंटली कुछ तो फ़र्क है। ये बाय चॉइस है, ना कि साइकोलॉजी, करेक्ट? चॉइस मतलब कि बहुत लोग जैसे हम लोग कहते हैं ना ये फालतू का नाटक कर रहे थे। ये कुछ होता नहीं है, ये फालतू की अभी जो वोक कल्चर है, जो वर्ल्ड में आया हुआ है, तो खुद को वही ऐसे ही रिप्रेज़ेंट करना। क्योंकि हमने वो जो होता है ना कि जो नॉर्मल हम लोग कभी भी जो चीज़ें देखते हैं उसके अपोज़िट अगर कुछ चीज़ हो, तो वो लोगों को ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है? तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, ये चॉइस मानी जा रही है आजकल बहुत लोगों में। ठीक है? लैक ऑफ अवेयरनेस डिस्पाइट द मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़। मेडिकल और साइकोलॉजी स्टडीज़ भी हुई हैं कि ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है। वो उसका साइकोलॉजिकली होता है उस पर्सन का, कि वो खुद को नहीं कंफर्टेबल समझ रहा है उस पर्टिकुलर नेचर ने दिया हुआ जो उसका बॉडी है या फिर जो पर्टिकुलर जेंडर है। तो उसके बावजूद भी मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के बावजूद भी लोग ऐसे समझते हैं कि नहीं, ये जानबूझ के कर रहा है, ये बाय चॉइस कर रहा है। करेक्ट? अब ये सोशल स्टिग्मा एंड स्टीरियोटाइपिंग है। नाउ नेक्स्ट इज़ फैमिलियर रिजेक्शन एंड शेम। नेगेटिव एटीट्यूड की ओर। पेरेंट ऑफन कंसीडर हैविंग ट्रांसजेंडर चाइल्ड एज़ अ शेम। जो पेरेंट है वो शेमफुल मानते हैं, करेक्ट? लीडिंग टू द डिसओनमेंट। उनको डिसओन किया जाता है बचपन में, छोटे बच्चे जब रहते थे, ठीक? जैसे मान के चलिए कि जैसे इसके पहले मैंने कहा था कि इंटरसेक्स, जैसे एक्स एक्स वाई वाला कोई अगर चाइल्ड जन्म लेता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। मुंबई के पास एक एनजीओ है, वो इस तरीके के लोग वहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसलिए आप मुंबई में जाओगे तो बहुत सारे ट्रेन्स में या फिर आजू-बाजू में आपको ना ये थर्ड जेंडर के जो लोग हैं वो भीख माँगते हुए बहुत ज़्यादा दिखेंगे। आप कभी भी एंटर करो मुंबई में, ट्रेन में ये चढ़ जाएँगे, करेक्ट? और भीख माँगना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वहाँ पे इन लोगों का पूरा एक एनजीओ वगैरह काम करते हैं, तो इन लोगों को ठीक है, तो इस काम से वो दूर भी करा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उनको बढ़ा रहा है, तो उनके भी लिमिटेड रिसोर्सेज़ है, तो उससे तो वो सिर्फ़ उनको पहले बढ़ाते थे। मतलब कि बचपन से उनको जान जाने से अच्छा है कि भई उनको एक बड़ा बने तो उनको लाइफ़ भी जीने दो। अभी भी धीरे-धीरे फंडिंग के कारण उनको भी फॉर्मल जॉब्स वगैरह में इंक्लूड किया जा रहा है, करेक्ट? तो ये भी है। फैमिलियल रिजेक्शन इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रॉम द मेल रिलेटिव्स, और मेल रिलेटिव के थ्रू तो ये और भी ज़्यादा होता है। मेल प्राइड, मेल ईगो जो हम लोग कहते हैं, पैट्रियार्कल नोशंस ऑफ मस्कुलिनिटी, कि अगर कोई मान के चलो कि लड़का है बट वो एज़ ए लड़की या फिर वुमन, करेक्ट, रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ये तो फिर वो होता है ना मेल ईगो, मस्कुलिनिटी का जो पैट्रियार्कल नोशन है, उसके अपोज़िट है। तो मेल रिलेटिव उसको तो पहले डिसओन कर देता है। मेनी फेस डोमेस्टिक वायलेंस, फोर्स द डिस्प्लेसमेंट एंड अबैंडनमेंट। और इनमें से ही जो लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, उसी फैमिली में उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट और अबैंडनमेंट वो फेस कर रहे हैं। ये स्टडी क्या कहती है, एनएचआरसी 2018 का डेटा क्या कहता है, 62% ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन फेस वायलेंस फ्रॉम द फैमिली बिफोर द एज ऑफ 18। 18 साल से छोटे जो है उनके उनमें से जो भी पॉपुलेशन है उनमें 18 साल के नीचे के 62% ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ वायलेंस होता है। एनएचआरसी का डेटा क्लियर। तो ये फैमिली रिजेक्शन एंड शेम है। एजुकेशन एक्सक्लूजन, ये भी हमने देखा कि स्कूल अथॉरिटीज ऑफन इन्फोर्स रिजिड जेंडर नॉर्म। स्कूल अथॉरिटीज सिर्फ मेल और फीमेल ही मान रही है, उनकी यूनिफ़ॉर्म भी उसी तरीके से, उनके बाथरूम्स भी वैसे ही, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी बुलिंग भी होती है स्कूल लेवल पे, करेक्ट? उसके अलावा ट्रांस चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू ड्रॉप आउट, और वो कंफर्टेबल नहीं समझते, पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं समझते कि इनके स्कूल में ऐसा भी कोई पर्सन है जो ट्रांसजेंडर है, जो बाइनरी में फिट नहीं बैठता। तो फिर पेरेंट्स के दबाव के कारण वो एडमिन के दबाव के कारण वो क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी निकाला जाता है ड्यू टू द हरासमेंट एंड लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। और किसी भी स्कूल्स वगैरह में गवर्नमेंट की पॉलिसीज बराबर नहीं, स्कूल लेवल की पॉलिसीज क्या बराबर है, करेक्ट? लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो ओनली 56% अमॉन्ग ट्रांसजेंडर्स आर लिटरेट। ये 74 नेशनल एवरेज के अगेंस्ट। हमारा नेशनल एवरेज 74% और 56% सिर्फ ट्रांसजेंडर लिटरेट है। नेक्स्ट इज वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन। ट्रांस मेन स्टीरियोटाइप फॉर देयर विजिबल मस्कुलाइन अपीयरेंस। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि लड़की भी जन्म ले रही है, बट अगर मान के चलो कि जैसे मैंने कहा कि बॉडीली कुछ चेंजेस है और मस्कुलाइन दिख रही है, तो उसको लड़की नहीं माना जाता, क्योंकि उसको कुछ अलग ही तरीके से देखा जाता है। तो उसमें जो एक लड़की का एक अपीयरेंस होता है फिजिकली, वो नहीं है। तो मस्कुलाइन अपीयरेंस के कारण उसको स्टेरियोटाइप किया जा रहा है। हरासमेंट एंड वायलेंस एंड एक्सक्लूजन ऑल्सो, ठीक है? उसके साथ हरासमेंट होगी, वायलेंस होगी, ठीक है? टॉन्ट वगैरह करना, शेम करना उसको, ये सब कुछ। लैक ऑफ वर्कप्लेस सेंसिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन नहीं कलीग्स का।
ट्रांस पीपल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल जॉब, और यूजुअली जो कंपनियां होती है उनको एक्सक्लूड भी कर देती है फॉर्मल जॉब से, उनको नहीं देती डिस्पाइट देयर एक्सेलेंस और स्किल पर। करेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है, एनएचआरसी स्टडी शो कर रहा है कि 92% ट्रांसजेंडर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनको तो पेटी लेवल की जॉब नहीं मिल रही। फॉर्मल तो 6% है, उसके अलावा बाकी इनफॉर्मल भी जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन मतलब मार्जिनलाइज होना, मतलब बहुत ही कम पैसों में या फिर पीटी ऐसे जॉब उनको मिल रहा है, मतलब उनको राइट्स नहीं, उनको चांस नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। करेक्ट। और उनका मार्जिनेशन होते जा रहा है, छोटे छोटे जॉब कर रहे हैं जो उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। बिलोंग मोस्टली तो पुअर कास्ट एंड क्लासेस। ठीक है। और उनमें भी अगर वो पुअर कास्ट और क्लासेस में आते हैं, ठीक है, तो उनका तो और भी ज़्यादा मार्जिनेशन होता है। कास्ट प्लस क्लास ऑपरेशन कंपाउंड्स द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट भी, अगर लोअर कास्ट जो हम लोग पर्टिकुलर कह रहे हैं, और उसके साथ क्लास, क्लास इन द सेंस इकोनॉमिक वे में, वो गरीब है ऑलरेडी पैसों वाइज, मतलब लोअर क्लास में, उसके साथ साथ कास्ट भी उसकी अगर लोअर क्लास कास्ट है, तो वो तो और भी ज़्यादा मार्जिनलाइज हो जाता है। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी से एक्सक्लूड किया जा रहा है। पुश इनटू द सेक्स वर्क, बेगिंग और एक्सप्लॉयटेटिव एंटरटेनमेंट इन इंडस्ट्री। भाई उनको बेसिकली क्या काम करने पड़ रहे हैं, सेक्स वर्क करना पड़ रहा है, बेगिंग करना पड़ रहा है, या फिर एक्सप्लॉयटेटिव एंटरटेनमेंट जॉब से। भाई नाचो, ये करो, वो करो, बेटी जॉब। 6% एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। करेक्ट। ये सिर्फ 6% ही एनएचआरसी का डेटा बता रहा है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस में ट्रांसजेंडर फेस द सेक्सुअल अब्यूज, रेप एंड एक्सप्लॉयटेशन, ऑफन अंडर रिपोर्टेड ड्यू टू द पुलिस हरासमेंट। ये तो हमने अभी देखा कि भाई पुलिस हरासमेंट के कारण क्या हो रहा है, पुलिस हरासमेंट के कारण उनके बहुत सारे केसेस अंडर रिपोर्टेड है डिस्पाइट वायलेंस अगेंस्ट देम, सेक्सुअल अब्यूज, रेप एंड एक्सप्लॉयटेशन। एनसीआरबी 2022 का डेटा कह रहा है कि रिपोर्टेड ओनली 236 क्राइम्स अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर वेयर रिपोर्टेड। सिर्फ ज़्यादा है, बट सिर्फ 236 क्राइम रिपोर्ट हुआ है, बट एक्चुअल फिगर्स आर मच हायर। Violence normalized due to the belief that transgenders invite abuse by defining the gender norms. ये खुद इनवाइट करते हैं अब्यूज, ये लोगों की धारणा है। मतलब बाकी लोग अगर इनके अगेंस्ट अगर वायलेंस भी कर रहे हैं, तो उनका उनमें कोई दोष भी नहीं है, बट प्राइमरीली प्राइमा फेसी ऐसे माना जाता है कि ये खुद ही कुछ करे होंगे, इसके कारण ये सब कुछ हुआ है, इनको मारा पीटा गया है। बट ऐसा नहीं है, शायद वो सामने वाले ने ही इनके अगेंस्ट वायलेंस करा हो। राइट। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस। उसके अलावा रिलीजियस और सोशल टैबूज, ये तो हमने देखा है कि ट्रांसजेंडर परस्यूज एज ए कैरियर ऑफ ए बैड वुमेन। कभी कभी ट्रांसजेंडर को द कैरियर ऑफ ए बैड वुमेन भी माना जाता है। इफ एंगर, अगर उनका गुस्सा आता है तो वो गलत कर सकते हैं, चाप दे सकते हैं इस तरीके से। रेट ऑफ पब्लिक हरासमेंट, एक्सपोजिंग देमसेल्फ इफ नॉट पेड ड्यूरिंग द रिचुअल्स। ये होता है कभी कभी, हमने देखा है। कभी कभी वो अपने कपड़े वगैरह निकाल देते हैं, पब्लिक हरासमेंट। राइट। तो लोग इसलिए फिर उनके अगेंस्ट ना, या फिर उनका जो एक निगेटिव एटीट्यूड बन रहा है उनके, क्योंकि इनका बिहेवियर भी कभी कभी बहुत गलत हो जाता है। पब्लिक एम्बेरसमेंट, राइट, कंट्रीब्यूट टू देयर स्टिग्मेटाइजेशन। क्लियर। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो फिर खुद को फिर तकलीफ देने वाली चीज़ है। लोग उनको फिर और ज़्यादा एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर वो कोई ऐसे एक्ट करते हैं तो पब्लिक हरासमेंट हो जाता है, एम्बेरसमेंट हो जाती है। करेक्ट। उसके अलावा इग्नोरेंस ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, सॉरी, क्या है, वाइड स्प्रेड बिलीव दैट बीइंग अ ट्रांसजेंडर इज अननेचुरल एंड लाइफस्टाइल चॉइस। जैसे मैंने कहा, ये अननेचुरल है, मतलब कि बाय बर्थ अगर मान लो कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो नहीं जन्म ले रहा है एज ए मेल और फीमेल, कोई ऐसे दोनों जो फीचर्स होते हैं मेल और फीमेल के एक ही पर्सन में दिखते हैं, करेक्ट, तो भी उसको ना ट्रांसजेंडर अननेचुरल ऐसे माना जा रहा है। उसके अलावा लाइफस्टाइल चॉइस माना जा रही है कि कोई अगर मेल है फीमेल जैसा बिहेव कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो ये लाइफस्टाइल चॉइस मानी जा रही है। ये मेल और फीमेल का नहीं है। शायद कुछ तो मेंटल, हम कहते हैं ना कि इसमें मेंटल कुछ तो चेंजेस हो चुके हैं इसके दिमाग में। करेक्ट। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। लोगों में उनके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जेंडर आइडेंटिटी जो हम लोग कहते हैं ना उस पर्टिकुलर पर्सन की, का बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट के बारे में लोग समझना नहीं चाहते, या फिर उनका अवेयरनेस बहुत कम है। करेक्ट। सेंसिटाइजेशन नहीं है उस पर्टिकुलर जेंडर के बारे में। क्लियर। एजुकेशन करिकुला स्टिल साइलेंट ऑन द जेंडर डाइवर्सिटी।
परपेचुएटिंग इग्नोरेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर वैसे देखा जाए बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ाता क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम ने कभी बताया है क्या कि मेल और फीमेल के आगे अलावा और थर्ड जेंडर भी होता है? नहीं, थर्ड जेंडर अभी तक नहीं बताया हुआ। क्लियर? अभी शायद करिकुलम चेंज करना बड़ा ज़रूरी है, बट सबको पता है साइंटिफिकली कि मेल और फीमेल के अलावा कोई थर्ड जेंडर में भी जन्म ले सकता है, जिसे हम लोग इंटरसेक्स कह रहे हैं। बॉडीली चेंजेस हो सकते हैं, राइट? तो ये एजुकेशन लेवल पे ही, करिकुलम लेवल पे ही अगर नहीं बताया जा रहा है, तो ये जो नॉर्मल जिसे हम लोग कहते हैं मेल और फीमेल, लड़का और लड़की, उसके कलीग के साथ जो थर्ड जनरेशन है, कैसे सेंसिटाइज वे में बिहेव करेंगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इनको, जो नॉर्मल हम लोग मेल और फीमेल जो कह रहे हैं, मतलब कि छोटे बच्चे, जो लड़के लड़कियाँ, राइट, उनको सेंसिटाइज करना जरूरी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर थर्ड जेंडर. So this is ignorance and lack of awareness. That's why the negative attitude with respect to transgender in the society. Here, so this is all about today's lecture. हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.